स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट पादपों में पोषण स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 7th क्लास साइंस का स्टार्ट करते हैं। पादपों में पोषण। देखिए, क्लास 6 में हमने पढ़ा था भोजन के बारे में कि भोजन क्या होता है और यह क्यों ज़रूरी होता है। तो भोजन के अंदर कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। ये भोजन के घटक होते हैं और हमारे शरीर में पोषक तत्वों के रूप में काम करते हैं और शरीर की वृद्धि करते हैं। ओके, इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा डिटेल और सीखते हैं इसका। पादपों में पोषण। सबसे पहले देखिए, पोषण होता क्या है। पोषण से पहले पोषक सीखते हैं। तो पोषक क्या होते हैं? भोजन के ऐसे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। यानी कि जो हमने घटक सीखे थे अभी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा वगैरह, ये सारे क्या होते हैं? भोजन के घटक। और यही घटक क्या कहलाते हैं? पोषक कहलाते हैं, ये पोषक तत्व कहलाते हैं। ओके, अब पोषण क्या होता है? ऐसा प्रोसेस, ऐसी विधि या ऐसी प्रक्रिया जिसमें पौधे या फिर कोई भी अन्य जीव अपने अंदर इन पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं वृद्धि के लिए। उस विधि को या उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक आता है पादपों में पोषण की विधि। तो जैसा हमने अभी पोषण सीखा था, डेफिनेशन मैंने यहाँ दे रखी है, नीचे रेड कलर का अंडरलाइन किया हुआ है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपभोग की विधि को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ओके, आगे पोषण दो तरह का होता है। पहला होता है स्वपोषण। स्वपोषण में क्या होता है? देखिए, स्व का मतलब होता है अपने आप, पोषण का मतलब पोषण। तो ऐसी विधि पोषण की जिसमें भोजन कोई भी जीव है वो अपने आप ग्रहण करते हैं, अपने आप संश्लेषित करते हैं, उस विधि को हम क्या बोलते हैं? स्वपोषण। डेफिनेशन यहाँ दे रखी है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। स्वपोषण की जो विधि है वो हरे पौधों में होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है विषम पोषण। लेकिन इससे पहले देखिए, पौधा जो होते हैं वो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्वपोषण। और जो पौधे होते हैं फिर उनको क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। यानी कि स्वपोषी क्या हो गया? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे हरे पौधे। उसके बाद आता है विषमपोषी। विषमपोषी में क्या होता है? अन्य जो जीव जंतु होते हैं या जो मानव होते हैं वो क्या करते हैं? अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं विषमपोषी प्रक्रिया या विषम पोषण। और ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? विषमपोषी। ओके, तो डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं हरे पौधों की, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है हमारा? पादपों में पोषण। तो हम यहाँ पौधों की बात करेंगे। और पौधों के अंदर जो मेन प्रक्रिया होती है जिससे पौधे भोजन बनाते हैं वो होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो यहाँ है प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। चलिए, हरे पौधे अपना भोजन जो है वो कैसे बनाते हैं? हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं प्लस जल ग्रहण करते हैं, मृदा से जल ग्रहण करते हैं और क्लोरोफिल
और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ओके, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसमें सबसे अहम जो रोल होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है एक तो क्लोरोफिल, जो कि पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। हरे पौधे की जो पत्ती होती है उसमें हरा रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ओके, क्योंकि क्लोरोफिल का अहम रोल होता है इसलिए पत्ती जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भोजन बनाने में पत्ती जो है वो सबसे अहम होती है, इसलिए पत्तियों को पादप की क्या बोला जाता है? खाद्य फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। ओके, उसके बाद कच्चे पदार्थों के रूप में पौधे जो है वो जड़ के द्वारा मृदा से जल ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। छोटा सा एक टॉपिक बीच में आ जाता है कोशिकाओं के बारे में। कोशिकाएं क्या होती है? देखिए, जिस प्रकार हम कोई भी भवन का निर्माण करते हैं तो उसमें ईंट आपस में जुड़कर एक भवन बनाती है, एक कमरा बनाती है। यानी कि ईंट जो होती है उसकी बेसिक इकाई होती है, छोटी से छोटी इकाई होती है। इसी प्रकार जो मानव शरीर होता है या कोई भी जीव का शरीर होता है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। कुछ सूक्ष्म इकाइयाँ होती है और उन सूक्ष्म इकाई जो होती है उनको हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। यानी कि कोशिका शरीर की महत्वपूर्ण संरचनात्मक इकाई है, जो छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर आगे शरीर का निर्माण करती है। ओके, कोशिका का जो डायग्राम है वो साइड में दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में। ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग रहा है नीचे ही नीचे दी हुई कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका चारों तरफ से एक संरचना से घिरी होती है, एक परत से घिरी होती है। उस परत को हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। यानी कि कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं। उसके बाद ऊपर ही ऊपर ध्यान से देखोगे आप डायग्राम में तो केंद्रक दिया हुआ है। केंद्रक क्या होता है? एक सुस्पष्ट संरचना होती है कोशिका की, जिसको हम केंद्रक बोलते हैं। तो इसमें केंद्रक में क्या होता है? एक सुस्पष्ट संरचना होती है जिसे केंद्रक बोला जाता है। और एक कोशिका के अंदर केंद्रक के चारों ओर क्या होता है? एक जेली टाइप का पदार्थ होता है। जेली मतलब समझते हो आप? द्रवित पदार्थ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। ओके, तो ये हमारा जो है कोशिका के बारे में चैप्टर था। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब आ जाता है रंध्र के बारे में। रंध्र क्या होता है? पत्तों के अंदर या किसी भी पत्ती के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जिस छिद्र से ग्रहण प्रवेश करती है उसको हम क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। उन जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, आप पत्ती को ध्यान से देखोगे तो उसमें जालीनुमा छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो छिद्र ही क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ जाता है वो आता है क्लोरोफिल। मैंने आपको बताया था कि पत्तियों के अंदर क्या होता है? हरे रंग का एक वर्णक होता है, हरे रंग का एक पदार्थ होता है। उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। ओके, क्लोरोफिल क्या करता है? जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करती है। ओके, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है? ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश संश्लेषण। यानी कि जो प्रकाश का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, लाइट, और संश्लेषण का मतलब रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा में, सूर्य के प्रकाश में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अंदर जो अहम रोल होता है वो किस किस का होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का, क्लोरोफिल का और सूर्य के प्रकाश का। ओके,
चलिए आगे टॉपिक देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया आपको दी हुई है, राइट हैंड साइड में मैंने रेड कलर के दो साइन लगा करके उसको क्लोज किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, तीर का निशान ऊपर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल दिया हुआ है, और कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। यहाँ कार्बोहाइड्रेट की जगह आप ग्लूकोज भी लिख सकते हो, और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ओके, चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं। अभी जो ये पत्ती का ऊपर डेफिनेशन दिया हुआ है डायग्राम ए पार्ट में, तो इसमें रंध्र दिखाए हुए हैं। जो जालीनुमा धागे से की जो संरचना है उसको हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। ओके, दूसरी जो बी पार्ट दिया हुआ है उसमें आपको क्या दिखा हुआ है, क्लोरोफिल। हरे रंग की जो पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है वो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ओके, चित्र 1.3 में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए एक डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें एक पौधा सूर्य से क्या कर रहा है, सौर ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। पत्ती में क्लोरोफिल आपको दिखाया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ग्रहण होती है, रंध्रों से, और जो जल मिलता है और जो खनिज पदार्थ मिलते हैं वो पौधे की जड़ से होकर जाते हैं। ओके, तो ये है आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। चलिए इसी में हमारे पास क्या हो जाता है, शैवाल। शैवाल क्या होते हैं, जो कुछ जीवों की वृद्धि के लिए जो जीव होते हैं, अन्य जो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। तो कुछ जीवों की वृद्धि के कारण जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, शैवाल कहलाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण। अभी हमने प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया देखी थी, उसमें जो प्रोडक्ट बन रहे थे, उत्पाद जो बन रहे थे वो बन रहे थे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन जो है वो पौधे छोड़ देते हैं और हम उनको क्या करते हैं, सांस के समय ग्रहण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज बन रही थी वो ग्लूकोज पौधे जो है वो अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन पौधों को केवल कार्बोहाइड्रेट से काम नहीं चलता, उनको और भी अन्य जो है वो पोषक तत्व चाहिए। वो पोषक तत्व कौन कौन से हैं, देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये 3 तरह के और जो पोषक तत्व होते हैं वो भी पौधों को चाहिए। और ये पौधों को कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं खाद से या फिर उर्वरक से। जो हम खेत में खाद डालते हैं, खाद में ह्यूमस की मात्रा होती है, प्लस जो ये तीनों पोषक तत्व है इनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा भी होती है। लेकिन जो उर्वरक होते हैं उनके अंदर पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट विधि सीखते हैं। नेक्स्ट है विषमपोषी प्रणाली। विषमपोषी प्रणाली में क्या होता है, कुछ मनुष्य और जो अन्य प्राणी होते हैं वो अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, अन्य पादपों पे या अन्य जीवों पे निर्भर रहते हैं। वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते, वो अन्य पादपों पे या अन्य जीवों पे निर्भर रहते हैं। ऐसी प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, विषमपोषी प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषमपोषी प्रणाली। ओके, और ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, विषमपोषी। ओके, या परपोषी भी उनको बोल देते हैं। ठीक है, तो परपोषी और विषमपोषी में आपको ज़्यादा कोई कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज़ होती है दोनों। तो परपोषी के नीचे डेफिनेशन मैंने यहाँ से दी हुई है, आप यहाँ से राइट डाउन कर सकते हो। उसके बाद कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो ना तो स्वपोषी होते हैं ना विषमपोषी होते हैं। वो क्या करते हैं, दूसरे पौधों के ऊपर रह करके या दूसरे पौधों पे निर्भर रह करके उनसे पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। ओके, ऐसे जीवों को हम बोलते हैं परजीवी, जैसे अमरबेल है। ओके, ये
जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं, अमूल्य पोषकों से वंचित रह जाते हैं और दूसरे पौधों से अपना पोषक तत्व या भोजन ग्रहण करते हैं। ओके, तो नीचे डायग्राम दिखाया हुआ है किस प्रकार से अमर बेल के अंदर प्रपोषण होता है, और ये प्रपोषी एक पादप का उदाहरण है। तो क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ सकता है कि कोई एक पादप का नाम बताइए जो परपोषी होता है, तो आप आंसर क्या दोगे, अमर बेल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कीट भक्षी पादप। देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, कीट का मतलब कीट जो कीड़े मकोड़े होते हैं, भक्षी मतलब खाने वाले, यानी कि ऐसे पौधे जो कीटों को खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कीट भक्षी पादप बोलते हैं। यानी कीटों का भक्षण करने वाले पौधे या पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। ओके, उसके बाद आता है मृतजीवी। मृतजीवी में क्या होता है, कुछ एक जंतु होते हैं जो मरे हुए जंतु हैं उनके शरीर में रहते हैं, ऐसे जंतुओं को हम क्या बोलते हैं, मृतजीवी बोलते हैं। ओके, चलिए छोटी छोटी ये डेफिनेशन थी। इसके बाद देखिए क्या होता है, कवक या फंजाई। तो कवक या फंजाई क्या होती हैं, रुई की धागे के समान जो संरचनाएं होती हैं जीवों में, उनको हम क्या बोलते हैं, कवक या फंजाई बोलते हैं। ओके, तो ये नीचे जो ब्रेड का डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, और ब्रेड जो है काफ़ी दिनों तक पड़ा रहता है तो उसके ऊपर भूरे रंग की एक परत सी जम जाती है। ओके, तो ये एक्चुअल में क्या होते हैं, कवक ही होते हैं। कवक या इसको इंग्लिश में फंजाई भी बोल देते हैं। तो ये डायग्राम दिखाया हुआ है नीचे, चित्र 1.8 है, उसके अंदर ब्रेड के ऊपर क्या है, कवक लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है मृतजीवी पोषण। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे जीव जो किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषण तत्व ग्रहण करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है, और ऐसी जो विधि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मृतजीवी पोषण बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन यहाँ आई हुई है, ऊपर मृतजीवी पोषण और नीचे मृतजीवी की डेफिनेशन आई हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है सहजीवी संबंध। ओके, तो ऐसे जीव, सह का मतलब होता है एक साथ रहना। ठीक है, तो नाम से कुछ डेफिनेशन यहाँ क्लियर हो रही है। तो ऐसे जीव जो एक दूसरे के साथ रहते हैं या एक दूसरे के साथ अपना आवास या पोषण या पोषक तत्व जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध बोलते हैं। ओके, अब देखिए आगे आता है हमारा लाइकेन। लाइकेन ऐसे जंतु होते हैं जिनमें दो भागीदार होते हैं, एक तो शैवाल और दूसरा कौन होता है, कवक। अब शैवाल में तो जो होता है वो क्लोरोफिल होता है, लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। ओके, चलिए इसके बाद इम्पोर्टेंट जो आता है वो हमारे पास राइजोबियम। देखिए जो फलीदार पौधे होते हैं, वो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, फर्टिलिटी होती है सॉइल की उसको बढ़ा देते हैं। तो पौधों में क्या होता है, नाइट्रोजन को विलय करने के लिए, विलय मतलब घोलने के लिए, मिलाने के लिए, उनमें क्या होता है, पौधे जो है वो नाइट्रोजन को विलय रूप में जो है अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित मतलब अपने अंदर सोख लेते हैं, समा लेते हैं। ओके, और कुछ जीवाणु होते हैं जो राइजोबियम होते हैं,
ठीक है। तो राइजोबियम क्या होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, दूसरों पे निर्भर करते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं नीचे, आपके पास चना है, मटर है, मूंग है, सेम है, और ये अन्य जो फलीदार पौधे होते हैं, ओके, उनकी जड़ों में रहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, और क्या करते हैं, एक तो जड़ों में रहते हैं और उन्हीं से क्या करते हैं, उन्हीं से, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण। ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अभी हमने प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया देखी थी, क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसमें जो प्रोडक्ट बन रहे थे, उत्पाद जो बन रहे थे, वो बन रहे थे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन जो है वो पौधे छोड़ देते हैं और हम उनको क्या करते हैं, सांस के समय ग्रहण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज बन रही थी, वो ग्लूकोज पौधे जो है वो अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन पौधों को केवल कार्बोहाइड्रेट से काम नहीं चलता, उनको और भी अन्य जो है वो पोषक तत्व चाहिए। वो पोषक तत्व कौन कौन से हैं, देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये 3 तरह के और जो पोषक तत्व होते हैं वो भी पौधों को चाहिए। और ये पौधों को कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं खाद से या फिर उर्वरक से। जो हम खेत में खाद डालते हैं, खाद में ह्यूमस की मात्रा होती है, प्लस जो ये तीनों पोषक तत्व है इनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा भी होती है। लेकिन जो उर्वरक होते हैं उनके अंदर पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट विधि सीखते हैं। नेक्स्ट है विषमपोषी प्रणाली। विषमपोषी प्रणाली में क्या होता है, कुछ मनुष्य और जो अन्य प्राणी होते हैं वो अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, अन्य पादपों पे या अन्य जीवों पे निर्भर रहते हैं। वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते, वो अन्य पादपों पे या अन्य जीवों पे निर्भर रहते हैं। ऐसी प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, विषमपोषी प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषमपोषी प्रणाली। ओके, और ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, विषमपोषी। ओके, या परपोषी भी उनको बोल देते हैं। ठीक है, तो परपोषी और विषमपोषी में आपको ज़्यादा कोई कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज़ होती है दोनों। तो परपोषी के नीचे डेफिनेशन मैंने यहाँ से दी हुई है, आप यहाँ से राइट डाउन कर सकते हो। उसके बाद कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो ना तो स्वपोषी होते हैं ना विषमपोषी होते हैं। वो क्या करते हैं, दूसरे पौधों के ऊपर रह करके या दूसरे पौधों पे निर्भर रह करके उनसे पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। ओके, ऐसे जीवों को हम बोलते हैं परजीवी, जैसे अमरबेल है। ओके, ये जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं, अमूल्य पोषकों से वंचित रह जाते हैं और दूसरे पौधों से अपना पोषक तत्व या भोजन ग्रहण करते हैं। ओके, तो नीचे डायग्राम दिखाया हुआ है किस प्रकार से अमरबेल के अंदर प्रपोषण होता है, और ये प्रपोषी एक पादप का उदाहरण है। तो क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ सकता है कि कोई एक पादप का नाम बताइए जो परपोषी होता है, तो आप आंसर क्या दोगे, अमरबेल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कीट भक्षी पादप। देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, कीट का मतलब कीट जो कीड़े मकोड़े होते हैं, भक्षी मतलब खाने वाले, यानी कि ऐसे पौधे जो कीटों को खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कीट भक्षी पादप बोलते हैं। यानी कीटों का भक्षण करने वाले पौधे या पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। ओके, उसके बाद आता है मृत जीवी। मृत जीवी में क्या होता है, कुछ एक जंतु होते हैं जो मरे हुए जंतु हैं उनके शरीर में रहते हैं। ऐसे जंतुओं को हम क्या बोलते हैं, मृत जीवी बोलते हैं। ओके, चलिए छोटी छोटी ये डेफिनेशन थी।
इसके बाद देखिए क्या होता है, कवक या फंजाई। तो कवक या फंजाई क्या होती हैं, रुई की धागे के समान जो संरचनाएं होती हैं जीवों में, उनको हम क्या बोलते हैं, कवक या फंजाई बोलते हैं। ओके, तो ये नीचे जो ब्रेड का डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, और ब्रेड जो है काफ़ी दिनों तक पड़ा रहता है तो उसके ऊपर भूरे रंग की एक परत सी जम जाती है। ओके, तो ये एक्चुअल में क्या होते हैं, कवक ही होते हैं, कवक, या इसको इंग्लिश में फंजाई भी बोल देते हैं। तो ये डायग्राम दिखाया हुआ है नीचे, चित्र 1.8 है, उसके अंदर ब्रेड के ऊपर क्या है, कवक लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है मृतजीवी पोषण। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे जीव जो किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषण तत्व ग्रहण करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है, और ऐसी जो विधि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मृतजीवी पोषण बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन यहाँ आई हुई है, ऊपर मृतजीवी पोषण और नीचे मृतजीवी की डेफिनेशन आई हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है सहजीवी संबंध। ओके, तो ऐसे जीव, सह का मतलब होता है एक साथ रहना। ठीक है, तो नाम से कुछ डेफिनेशन यहाँ क्लियर हो रही है। तो ऐसे जीव जो एक दूसरे के साथ रहते हैं या एक दूसरे के साथ अपना आवास या पोषण या पोषक तत्व जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध बोलते हैं। ओके, अब देखिए आगे आता है हमारा लाइकेन। लाइकेन ऐसे जंतु होते हैं जिनमें दो भागीदार होते हैं, एक तो शैवाल और दूसरा कौन होता है, कवक। अब शैवाल में तो जो होता है वो क्लोरोफिल होता है, लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। ओके, चलिए इसके बाद इम्पोर्टेंट जो आता है वो हमारे पास राइजोबियम। देखिए जो फलीदार पौधे होते हैं, फलीदार पौधे होते हैं वो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, फर्टिलिटी होती है सॉइल की, उसको बढ़ा देते हैं। तो पौधों में क्या होता है, नाइट्रोजन को विलय करने के लिए, विलय मतलब घोलने के लिए, मिलाने के लिए, उनमें क्या होता है, पौधे जो है वो नाइट्रोजन को विलय रूप में जो है अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित मतलब अपने अंदर सोख लेते हैं, समा लेते हैं। ओके, और कुछ जीवाणु होते हैं जो राइजोबियम होते हैं। ठीक है, तो राइजोबियम क्या होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, दूसरों पे निर्भर करते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं नीचे, आपके पास चना है, मटर है, मूंग है, सेम है, और ये अन्य जो फलीदार पौधे होते हैं, ओके, उनकी जड़ों में रहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, और क्या करते हैं, एक तो जड़ों में रहते हैं और उन्हीं से क्या करते हैं, उन्हीं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ओके, चलिए ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके।